Good morning, students. I welcome you all on the virtual class of class 11 physics. So, we are doing chapter uniform circular motion and we are on the finishing topic of this chapter. The last topic which we would cover today is centrifugal force, which is also called as the pseudo force. So, let us start with the chapter. Fine. Pseudo force. First of all, what does pseudo force means? Pseudo force means it's a virtual force or something which does not exist directly in the nature. We can see its effect, so we have named it. Fine. So let us do with the centrifugal force. There are certain situations in which we feel that a body is acted upon by force, but actually there is नो फोर्स ऑन द बॉडी. हमें लगता है कि उस पर बल लगा है लेकिन उस पर कोई बल लगा नहीं होता है. सच एन एपरेंट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स. ऐसे बलों को हम स्यूडो फोर्स कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं ऐसे फोर्सेस को. सपोज दैट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सर्कुलर टेबल. ठीक है, इट हैज बीन प्लेस्ड इन अ स्मूथ सर्कुलर टेबल. फाइन. एंड दिस सर्कुलर टेबल कैन रोटेट विद सेंटर हेयर which has been pinned and a body is kept here. So this is a very smooth surface without friction. So if you want to keep this body on this friction, you have to tie it from the center. Let us suppose कि we have put on a nail here, एक कील लगाई हमने, तो we have to just take a wire and we have to just bind this object to this table through this wire, otherwise it will fall down. So a man, if it is standing outside this table, he'll say that the object is moving along with the table. As the table is moving, the object is also moving. Okay, this is what has been explained here, that suppose that a body of mass m is placed on a smooth circular table which is rotating with a uniform angular velocity around a nail, मतलब कीला, passing through the center of the table. टेबल के सेंटर में कीला लगा है, उसी के पारित घूम रहा है. सपोज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द नेल इज r एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टेबल एट द बॉडी इज v. ठीक है, लीनियर वेलोसिटी कितनी है? v है. इफ़ देयर इज़ नो सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द बॉडी, अगर अच्छे से फ्रिक्शन और टेबल नहीं है, देन इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी एट रेस्ट ऑन द टेबल इट मस्ट बी टाइड टू द नेल बाय अ स्ट्रिंग. उसको हमें एक धागे से बांधना पड़ेगा, वरना वो इस टेबल पर टिकेगा नहीं. अ मैन स्टैंडिंग ऑन अर्थ and looking at the rotating table will see the body rotating around the nail and find on it a centripetal force. तो जो बाहर खड़ा है उसको लगेगा कि यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है जिससे कि ये वस्तु इस तरह से टेबल के ऊपर ही घूम रही है. और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? mv²/r. दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. और ये इसको कहाँ से मिल रहा है? जो इस वायर में टेंशन आ रहा है. ठीक है, इट इज़ अ रियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. टू अनदर मैन हाउएवर हु इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, अगर एक आदमी को टेबल पे ही मैं खड़ा कर दूँ तो उसे क्या लगेगा कि उस जैसे जैसे वो मूव कर रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है. इसका मतलब उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है. ठीक है, तो अगर वो रुका हुआ है तो इसका कोई असर ही नहीं है उस पर, इसका मतलब बॉडी वो मूव ही नहीं कर रही है. टू अनदर मैन हाउएवर हु इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल द बॉडी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट बिकॉज इट्स पोजिशन इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द मैन. मैन के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही, आदमी भी घूम रहा, वस्तु भी घूम रही, क्योंकि आदमी क्या है? टेबल के ऊपर ही खड़ा हुआ है. दस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस मैन, अगर इसके हम नज़रिए से सोचें, देयर शुड बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. बॉडी पे कोई फोर्स लगनी नहीं चाहिए, बट एक्चुअली बॉडी पे तो एक फोर्स लग रही है. कौन सी? इनवर्ट फोर्स, जो कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है. हैंस अकॉर्डिंग टू द मैन, अगर उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो उसी मान के बराबर और विपरीत दिशा में, मान कितना है? mv²/r, एक और फोर्स लगनी चाहिए जिसका मान तो वही सेंट्रीपिटल के बराबर होगी लेकिन दिशा एकदम उल्टी होगी, ताकि नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाए बॉडी पे? 0. तो ये जो एपरेंट आउटवर्ड वाली फोर्स है, इनवर्ट वाली को तो हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, जो ये आउटवर्ड फोर्स है इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे. ऑल्दो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is an apparent force, but its effect is clearly observed by the man standing on the table.
ठीक है, इसका असर सिर्फ उस आदमी को दिख रहा है जो उस टेबल पे खड़ा है। अगर हम स्ट्रिंग को काट दें तो द मैन स्टैंडिंग ऑफ द टेबल द बॉडी वुड अपीयर मूविंग रेडियली आउटवर्ड, तो उस आदमी को क्या दिखेगा कि वस्तु जो है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल गई। अकॉर्डिंग टू हिम द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नो मोर, क्योंकि हमने स्ट्रिंग काट दी है तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो रहा नहीं, तो बॉडी इज़ मूविंग आउटवर्ड अंडर सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल से वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। इफ़ हाउएवर द सेम इवेंट इज़ ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन अर्थ, अगर बाहर जो आदमी खड़ा है, जो टेबल पे नहीं खड़ा है, वो इसको देखेगा तो वो कैसे समझाएगा? Then according to him, as soon as the string is cut, the body moves in the direction of the tangent, tangent की दिशा में, ठीक है, वो मूव करेगा to the circular path as required by Newton first law. The man will not feel any centrifugal force, तब उस पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, बस जैसे फोर्स आपका ख़त्म हुआ, वो किस लिए गया? वो किस लिए गया? क्योंकि उस पर इनर्शिया लगी थी, इनर्शिया की वजह से वो एक जो है टेंजेंट की दिशा में चल पड़ा। इनफैक्ट when a person stands on a rotating platform then he feels that centrifugal force and its effect. आप कभी भी मेरी गो राउंड पे खड़े हो जाओगे किसी सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे तो आपको इसका असर दिखेगा। इफ़ वी स्टैंड ऑन रोटेटिंग मेरी गो राउंड विदाउट होल्डिंग इट स्ट्रिंग, अगर उसका जो रॉड लगे हैं, स्ट्रिंग है, उसको नहीं पकड़ेंगे और मेरी गो राउंड पे जाएंगे तो हमें दिखेगा कि हम बाहर की तरफ गिर रहे हैं, एज इफ़ वी हैव है ना, वी हैव बीन एक्टेड अपॉन बाय सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टू स्टैंड ऑन द मेरी गो राउंड हमें क्या होगा, उसको अंदर की तरफ खींचना पड़ेगा ताकि उस एक्शन का रिएक्शन हो, और स्ट्रिंग में पुल द बॉडी इनवर्ड, तो बॉडी को अंदर की तरफ हमें खींचना पड़ेगा जो कि हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को देगा। तो फ्यूगल को कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा। Similarly, if we are sitting in a train which suddenly turns toward right, अगर ट्रेन राइट की तरफ जाता है तो हम लेफ्ट हैंड की दरवाजे या वॉल की तरफ झटका खाते हैं। कार में भी ये हो सकता है कि अगर राइट को झुकिए तो हम लेफ्ट पे झटका खाते हैं। दिस इज़ नॉट बिकॉज सम रियल फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, ये रियल फोर्स नहीं है जो डायरेक्ट लेफ्ट की तरफ करे, ठीक है, जो उसके ऊपर काम कर रहा है। इनफैक्ट ट्रेन टर्न्स टू राइट, अवर बॉडी कंटिन्यू टू मोशन, ठीक है, ट्रेन लेफ्ट की तरफ चल गई या गाड़ी लेफ्ट की चल गई, हमारी बॉडी को सीधे जाने की आदत थी तो हम जो है इनर्शिया पे सीधे ही चले जा रहे थे, तो उसका जो राइट वाला दिमाग है उसी जगह हम टकरा गए, क्योंकि बॉडी जो ट्रेन है वो तो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई, हम सीधे चले जा रहे थे तो हम किसी जगह टकराएंगे? लेफ्ट की तरफ तो हम है नहीं, हम राइट की तरफ टकराएंगे क्योंकि वो जो है अब लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा होगा। सो इन दिस जो है in fact, when the train turned to right, our body continued to move straight and we struck with the left hand wall and felt a centrifugal force acting on our body. So what is centrifuge? This is a device, एक centrifuge device आता है used to separate particle of different masses present in a liquid, ठीक है। In this device, the liquid is filled in a vessel or in a tube, ठीक है, और उसको तेज़ी से रोटेट किया जाता है। इस प्रोसेस में जो हेवियर पार्टिकल होते हैं वो बड़ा पथ लेते हैं और दूर चले जाते हैं और सरकमफ्रेंस की तरफ जाके हो जाते हैं, और जो हल्के पथ होते हैं वो जो है वो पास आ जाते हैं और क्लोज बाय होकर इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमने कहाँ देखा है? हमने देखा है जब हमारी दादी या नानी जो है वो मक्खन निकालती थी, ठीक है, या आपने मूवीज़ में भी देखा है, अपने कृष्ण लीलाओं में भी देखा है कि मटके के ऊपर जो है एक डंडा रख के उस पर रस्सी बांध के उसको आगे पीछे घुमाया जाता था, उससे रोटेशन मोशन होता था। रोटेशन मोशन की वजह से आपका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता था, ये सेंट्रीफ्यूग वहाँ पर जनरेट होता था। तो जो पानी के जो उसमें दूध में क्या है, पानी है, वसा है, वसा से घी बनता है, घी तो वसा हल्का है, जो फैट पोर्शन है वो हल्का है, लाइट है, और जो आपको वाटर वाला पोर्शन है वो हेवी है। तो जो वाटर पोर्शन है वो छिटक के दूर जाने की कोशिश करता है, और जो आपका वसा मतलब फैट वाला पोर्शन है, क्रीम वाला पोर्शन है, वो पास आने लगता है, डंडे के आसपास वो देखा होगा इकट्ठा हो जाता है और आप उसमें से अलग कर सकते हो अपने बटर को या घी को। तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि सपोज अ वेसल फिल्ड विद मिल्क इज रोटेटिंग, द मिल्क रोटेट अलॉन्ग विद द वेसल अबाउट द सेम एक्सिस। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल जो है कहाँ से आ रहा है? इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, जो विस्कोसिटी हो रही है लेयर्स ऑफ मिल्क में, ठीक है, विस्कोसिटी हम पढ़ चुके हैं। सो सिंस द मिल्क इज कंटेन इन अ रोटेटिंग, हम रोटेट कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, किसके बराबर? mv²/r के बराबर। द क्रीम पार्टिकल इन द मिल्क आर लाइटर देन द मिल्क पार्टिकल, ठीक है, जो क्रीम पार्टिकल वो हल्के हैं
और जो बाकी है वो पानी या भारी पार्टिकल है. सो द लाइटर पार्टिकल would experience a lesser force than the heavier particle moving along the path of the same radius. ठीक है, तो लाइटर पार्टिकल जो है उनको कम फोर्स लगेगा तो वो कम चौड़े पाथ पे जाएगी, उनका रेडियस कम होगा. जबकि जो भारी पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा स्पीड लेके वो बड़ा सर्कल लेंगे, उनका रेडियस भी ज़्यादा होगा. ठीक है, the lighter cream particle tend to adopt a path of smaller radius and move toward the center of the heavier milk particle. ठीक है, एंड सर्कमफ्रेंस. जो हैवी पार्टिकल है वो सर्कमफ्रेंस की तरफ भाग जाएंगे और जो हल्के हैं जैसे आपका क्रीम वो अंदर की तरफ आ जाएगा और क्रीम जो है वो आपको इनर पार्ट ऑफ द वेसल में मिलेगा. ठीक है, तो इस पे जो है हमको इसी का हम लोग यूज़ करते हैं अपना घी को निकाल या बटर को निकालने में. दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है आपका कि अगर एक बकेट जिसमें पानी है उसको मैं रिवॉल्व करूँ वर्टिकल प्लेन पे तो वाटर उसमें से फॉल नहीं करेगा, उसकी कंडीशन हमें निकालनी है. ठीक है, सो दिस कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग मैनर. द बकेट रिवॉल्व करता है इन अ वर्टिकल प्लेन. ठीक है, वर्टिकल प्लेन मतलब इस तरह से. ठीक है, वर्टिकल प्लेन. The water contained in the revolving bucket experience a centrifugal force which is always equal and opposite to the centripetal force. ये हम बार बार पढ़ रहे हैं. So when the bucket is at the highest point, सबसे ऊंचे पॉइंट पर वो होता है. ठीक है, the centrifugal force जो mv स्क्वायर अपॉन यहाँ पर दस्ती की कितनी ले रखी है हमने लंबाई l, तो mv स्क्वायर अपॉन l. इसको कौन बैलेंस करेगा? इसको बैलेंस करेगा आपका जो वेट, पानी का वेट है. तो वाटर इज डायरेक्टली अपवर्ड्स. सो इफ द स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग बकेट इज क्वाइट फास्ट, अगर तेज़ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी, या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा. ठीक है, तो वही कंडीशन हम लगाएंगे कि mv स्क्वायर अपॉन l जो है वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा उस वजन के. अगर मैं इसमें देखें m से m कटा तो va कितना आएगा, हम l को इधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा va स्क्वायर इज इक्वल टू gl. तो va कितना होगा, रूट ऑफ जी एल या एल जी जो भी आप कहें. तो आपको यहाँ से वेलोसिटी का मान मिल जाएगा. वेलोसिटी का मान जब इस वैल्यू से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा तभी वो कंडीशन आएगी कि आप पानी को वर्टिकल पे घुमाओगे और पानी जो है एक बूंद भी नहीं गिरेगी. ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन की या उसकी वेलोसिटी जो है वो रूट ऑफ जी एल के या तो बराबर हो या वो उससे जो है ज़्यादा हो, तब इसमें से पानी नीचे नहीं गिरेगा. तो with this our chapter finishes today. We will be provided with the assignment of this chapter. To complete the assignment, if you have any problem, you can message me in the group or you can call me within the hours 8 a.m. to 4 p.m. So this finishes your chapter. Please complete the assignments. Thank you.